हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम द हिंदू का एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल अच्छे से सिंपल आसान शब्दों में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी इंग्लिश के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे साथ साथ उससे भी समझते चलेंगे। तो बने रहना पूरी वीडियो में, और जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होंगे डोंट फॉरगेट टू नोट इट डाउन। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हों। उसमें अगर आपने द हिंदू के वोकैब्स को कंप्लीट किया हुआ है तो यू डोंट हैव टू फियर मच। ओके, सो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एग्जिटिंग रेफ्यूजी स्टेटस। रेफ्यूजी मतलब शरणार्थी। एग्जिटिंग रेफ्यूजी स्टेटस शरणार्थी के दर्जा को समाप्त करना। गेटिंग बैक डिग्निटी सम्मान वापस पाने जैसा है। इस एडिटोरियल का जो हेडलाइन है उसका मतलब है कि शरणार्थी के दर्जा को समाप्त करना। एग्जिट मतलब होता है बाहर करना, समाप्त करना क्या होगा? गेटिंग बैक वापस पाने जैसा। क्या? डिग्निटी को, सम्मान को। अब एग्जैक्टली इसका क्या मतलब हुआ वो हम आर्टिकल पढ़ के समझेंगे। टू रिसेंट अनरिलेटेड डेवलपमेंट्स। दो रिसेंट मतलब होता है हाल ही में, अनरिलेटेड डेवलपमेंट्स असंबंधित घटनाओं। हाल ही में घटित दो असंबंधित घटनाओं। वन इन इंडिया एक भारत में, एंड और दूसरा अनदर इन श्रीलंका दूसरा श्रीलंका में। हैव ब्रॉट इनटू फोकस ने ध्यान में ला दिया है। क्या ध्यान में ला दिया है? द इश्यूज ऑफ रिपैट्रिएशन एंड द लोकल इंटीग्रेशन ऑफ श्रीलंकन रेफ्यूजीज। द इश्यूज मुद्दे किनके? श्रीलंका के शरणार्थियों के। रिपैट्रिएशन मतलब प्रत्यावर्तन। इसका एग्जैक्ट मीनिंग हुआ कि रिटर्न ऑफ समवन टू देयर ओन कंट्री, स्वदेश में वापस जाना। तो स्वदेश में वापस जाने और स्थानीय एकीकरण के मुद्दों को ध्यान में ला दिया है श्रीलंकन रेफ्यूजीज के। हु हैव बिन लिविंग जो रहते आ रहे हैं या रह रहे हैं कहाँ? इन तमिलनाडु में फॉर ओवर 30 ईयर्स, जो लगभग 30 वर्षों से। इसका पूरे पैराग्राफ का सिंपल सा मतलब हुआ कि हाल ही में दो घटनाएं जो असंबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, जो कि एक है जो भारत में हुई और दूसरी श्रीलंका में, उसने उन श्रीलंकाई शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन मतलब अपने देश में आगमन तथा स्थानीय एकीकरण, स्थानीय जुड़ाव के मुद्दों को ध्यान में ला दिया है, जो तमिलनाडु में पिछले 30 सालों से रह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंग्लिश का स्ट्रक्चर है जो अभी हमने लास्ट क्लास में टेंस पढ़ा, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम देख रहे हैं कि हैव या हैज के साथ बीन का यूज होता है और साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा हो, और ऑब्जेक्ट फॉर एंड उसके बाद टाइम। तो फॉर का यूज हम कहाँ करते थे? जब समय अनिश्चित हो। अब यहाँ पे ओवर 30 ईयर्स 30 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन कौन से 30 वर्ष? कोई खास निश्चित समय नहीं बताया गया है कि हाँ भाई 1970 से लेके 2000 तक, इस तरीके का कोई टाइम फ्रेम निश्चित नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर फॉर का यूज हुआ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, सेंटेंस है, जिसका मतलब होता है कि जो काम पहले शुरू हुआ और अभी तक जारी है, मतलब वो लोग 30 सालों से रह रहे हैं और अभी तक रह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, अब ये जो दो घटनाएं की बात हो रही है घटनाओं की, उनमें से पहला है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय हैड रिफ्यूज्ड ने मना कर दिया था। हैड कब लगाते थे? हमने टेंस में पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। चुका था, चुकी थी, याद था, ई थी के सेंस में आता है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया था या इनकार कर दिया था किस चीज के लिए? टू इंटरफेयर, हस्तक्षेप करने के लिए, विद द वर्डिक्ट ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले। वर्डिक्ट मतलब जो फैसला उन्होंने सुनाया था मद्रास हाई कोर्ट ने, उसमें हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब कौन सा फैसला था ये? कौन सी वर्डिक्ट की बात हो रही है?
विच जो इन 2022 में reduced the sentence of a refugee, reduce मतलब कम करना, और ed लगा है मतलब पास्ट की बात हो गई है ना, सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये, हमने पढ़ा था गो का बेंट होता है तो वो सेकंड फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे रेड्यूस का रेड्यूस्ड है जिसका मतलब होता है घट गया या कम कर दिया। क्या? द सेंटेंस सजा किसकी? ऑफ अ रेफ्यूजी एक शरणार्थी की, फ्रॉम 10 years to 7 years 10 सालों से 7 साल तक, मतलब उसकी एक शरणार्थी की सजा को 10 साल से घटाकर 7 साल कर दिया था। किसने? मद्रास हाई कोर्ट ने। और इस फैसले को उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया कि भाई हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब यहाँ देखो उस शरणार्थी की बात की जा रही है जिसकी सजा घटाई गई। ही हैड बीन कन्विक्टेड, उससे सजा या दोषी ठहराया गया था। कन्विक्टेड मतलब दोषी ठहराना, और ही हैड बीन कन्विक्टेड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब उसको दोषी ठहराया गया था अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत। द कन्विक्ट मतलब वो दोषी, हु हैड गिवन जिसने दिया था, है ना, या था ही थी, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसने दिया था क्या? एन अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग एक तरीके का वचन हो गया लिखित तौर पर, उसने एक वचन दिया था टू द हाई कोर्ट, उस उच्च न्यायालय को, कि दैट ही वुड लीव इंडिया, वह भारत छोड़ देगा, लीव मतलब छोड़ देना, वह भारत छोड़ देगा ऑन कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस, उसकी सजा पूरी होने पर, मतलब जब उसकी सजा पूरी हो जाएगी उसके बाद वह भारत छोड़ देगा, ऐसी अंडरटेकिंग उसने लिखकर, ऐसा वचन लिखकर उन्होंने उच्च न्यायालय को दिया था। हैड अप्रोच्ड, अब देखो ये जो मद्रास हाई कोर्ट ने इसकी जो सजा कम की थी वो इसी वजह से की होगी मे बी, जो इसने बोला कि भाई हमारी सजा पूरी हो जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे भारत छोड़कर, इसको ध्यान में रख के उसकी सजा कम की गई। अब ये देखो दी कन्विक्ट के बाद जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बातें लिखी गई वो एक इंफॉर्मेशन दी गई इस कन्विक्ट, इस दोषी के बारे में, कि ये जो दोषी है जिसने वचन दिया था हाई कोर्ट को भारत छोड़ने का अपनी सजा पूरी होने के बाद, हैड अप्रोच्ड वह पहुंच चुका था। अप्रोच करना मतलब किसी तक पहुंचने की कोशिश करना, ठीक है। तो उस कन्विक्ट ने क्या किया? हैड अप्रोच दरवाजा खटखटाया था द सुप्रीम कोर्ट का विद द इंटेंट ऑफ सेटलिंग डाउन इन द कंट्री। इंटेंट मतलब इरादा, कौन से इरादे से दरवाजा खटखटाया? सेटलिंग डाउन इन द कंट्री, भारत में ही बसने के इरादे से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तो वो चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको इंडिया में ही रहने का परमिशन दे दे, क्योंकि उसने पहले एक अंडरटेकिंग दिया था कि वो सजा पूरी होने के बाद भारत छोड़ देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता है, वो यहीं रहना चाहता है। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी उसने बातें कही, साइटिंग पर्सनल रीजंस, साइटिंग मतलब कि हवाला देते हुए, किसी चीज़ का हवाला देते हुए, तो उसने अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए, एज ही हैड कंप्लीटेड द सेंटेंस, जैसे ही उसने उस सजा पूरी कर ली। तो इसका पूरा एक सेंटेंस में इसका मतलब होगा कि दोषी ने उच्च न्यायालय को वचन दिया था कि वह सजा पूरी होने के बाद भारत छोड़ देगा, लेकिन उसने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए, मतलब व्यक्तिगत कारणों को के बारे में बताते हुए, देश में बसने के इरादे से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, मतलब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा क्योंकि उसने सजा पूरी कर ली थी। तो अब उसे डर था कि मैंने जो अंडरटेकिंग दी है हो सकता है मुझे यहाँ से अब निकाल दिया जाएगा। अब ऊपर जो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इंटरफेयर करने से मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट में, तो ये इसी वजह से क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसे खारिज कर दी। इन इट्स हियरिंग, अपने सुनवाई में, द 2 जज बेंच, 2 न्यायाधीशों की पीठ ने मेड एन ओरल ऑब्जर्वेशन, एक मौखिक टिप्पणी की कि इंडिया इज नॉट अ धर्मशाला। धर्मशाला मतलब फ्री शेल्टर, जहाँ लोग फ्री में, अगर आप कहीं एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है तो यू मे स्टे एट धर्मशाला,
जहाँ पे आपको मुफ्त में रहने दिया जाएगा, खाने पीने दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि भारत धर्मशाला नहीं है, फ्री शेल्टर नहीं है टू एंटरटेन रेफ्यूजीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हम दुनिया भर के शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए, ठीक है। इट वॉज ए रिमार्क, यह एक ऐसी टिप्पणी थी, रिमार्क मतलब टिप्पणी, दैट केम एज अ शॉक, जो एक झटका की तरह थी, टू रेफ्यूजीज, शरणार्थियों के लिए, एज इंडियन कोर्ट्स, क्योंकि भारतीय अदालतें ऑन मेनी ओकेजन्स, कई अवसरों पर, हैव बीन एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम, उनके प्रति सहानुभूति रखती है। एम्पैथेटिक, एम्पैथी मतलब होता है समानुभूति, मतलब साथ एम्पैथी रख रहे हो, मतलब आपको पता है कि मैं क्या फील कर रही हूँ, आपको भी उस चीज़ का एहसास है, तो उसको कहते हैं एम्पैथी रखना, उस एक तरीके की सहानुभूति, उसके प्रति संवेदनशीलता, दया भाव। तो कहा जा रहा है कि जब जजेस ने ऐसे रिमार्क्स दिए कि, तो ये स्टेटमेंट सुनकर रेफ्यूजीज जो थे भारत में, शरणार्थी, उनको एक झटका लगी, क्योंकि अभी तक जो था कई मौकों पर, कई अवसरों पर, कई ओकेजन्स पर भारतीय अदालतें उनके लिए सहानुभूति रखती थी, मतलब उनके फेवर में फैसला सुनाया करती थी, बट नाउ दे हैव सीन समथिंग एल्स, सम अदर एटीट्यूड ऑफ जजेस। तो ये उनके लिए एक शॉक की तरह था। तो दिस वाज वन ऑफ द इंसिडेंट्स जिसके बारे में मेंशन किया गया है। दूसरा इंसिडेंट हम आगे देखते हैं। इन दी अदर डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट मतलब विकास की बात नहीं की जा रही है। दूसरी घटना, जो दूसरी घटना है, सेप्टुएजेनेरियन, सेप्टुएजेनेरियन, इसका मतलब होता है 70 वर्ष की उम्र का व्यक्ति, जिसका जो 70 वर्षों का हो। तो दूसरी घटना जो है वो एक सेप्टुएजेनेरियन, जो 70 वर्ष का व्यक्ति है, रेफ्यूजी है, शरणार्थी है, उसकी बात की जा रही है। हु रिटर्न्ड टू श्रीलंका, जो श्रीलंका में वापस लौटे, ऑन हिज ओन, अपने आप, आफ्टर स्पेंडिंग ईयर्स इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कई साल बिताने के बाद, वॉज डिटेन्ड बाई दी अथॉरिटीज। अब यहाँ देखो, सेप्टुएजेनेरियन रेफ्यूजी के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ तक इंफॉर्मेशन दी गई उस जो रेफ्यूजी के बारे में, कि जो भारत से श्रीलंका लौटा, तमिलनाडु में काफ़ी सालों रहने के बाद, वॉज डिटेन्ड, उसको हिरासत में ले लिया गया था, बाय दी अथॉरिटीज़, अधिकारियों के द्वारा। मतलब जब वो श्रीलंका लौटा ना, तो वहाँ के अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया। मच टू हिज डिसमे, जिसमें वह बहुत निराश हुआ, डिसमे मतलब दुख, सैडनेस। On his arrival at Palali Airport in Jaffna, the headquarters of the northern province of Sri Lanka, वह श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मुख्यालय जाफना के पलाली हवाई अड्डे पर पहुंचा। The reason was linked to the ground, इसका जो कारण था, उसको हिरासत में लेने का जो कारण था, वह कि he had left, उसने छोड़ दिया था, द कंट्री, इस देश को, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, बिना वैध दस्तावेजों के। मतलब वहाँ के जो अधिकारियों ने बताया कि ये जो इंसान था, ये जो रेफ्यूजी था, ये 70 वर्ष का व्यक्ति, यह श्रीलंका छोड़ के भारत में आ गया था विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, बिना अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स को, वैध दस्तावेजों को जमा किए सही प्रोसेस के साथ वो भारत नहीं आया था, बल्कि एक तरीके से भाग कर आया था। He had been detained despite, उसे हिरासत में लिया गया, despite the Chennai office of the UN High Commissioner for Refugees facilitating his repatriation। कहने का मतलब कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के चेन्नई कार्यालय द्वारा उसकी प्रत्यावर्तन, मतलब अपने देश में आगमन की सुविधा प्रदान करने के बावजूद उसे हिरासत में लिया गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि उसको जो यहाँ से वापस भेजने की प्रोसेस थी, वो यूएन हाई कमिश्नर के चेन्नई ऑफिस के द्वारा खुद ही की जा रही थी, फिर भी उसको हिरासत में ले लिया गया था। ही वॉज रिलीज्ड आफ्टर अ फ्यूरोरी, उसको कुछ हंगामे के बाद रिहा कर दिया गया, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे यहाँ पर, उसको प्रोसेस के साथ भेजा गया वापस, तो इसीलिए हंगामे किए गए और फिर हंगामे के बाद उसे रिलीज कर दिया गया, उसे वापस भेज दिया गया।
Lanka's transport minister and the ruling Janta Vimukti Premuna's senior leader Bimal Rathnayake। श्रीलंका के परिवहन मंत्री और सत्तारूढ़ जनता विमुखी पेरा मुन्ना जेवीपी सीनियर लीडर के वरिष्ठ नेता जिनका नाम है बिमल राथनायके रिस्पॉन्डेड स्विफ्टली, मतलब बहुत ही त्वरित, बहुत मधुरता के साथ प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बाय स्टेटिंग, यह कहते हुए कि दैट रिमांड वॉज ड्यू टू, मतलब ये जो रिमांड में लिया गया था उस रेफ्यूजी को, वॉज ड्यू टू, इसका का कारण था, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण और वॉज मतलब था, के कारण था द ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू पर्सन्स हु हैड इमिग्रेटेड थ्रू अ नॉन लीगल पोर्ट। मतलब इस रिमांड का कारण था गैर कानूनी बंदरगाह के माध्यम से प्रवास करने वाले व्यक्तियों पर कानून का स्वचालित अनुप्रयोग। इमिग्रेशन मतलब होता है अपने कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में परमानेंटली शिफ्ट हो जाना, सेटल हो जाना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन इलीगली कोई नॉन लीगल पोर्ट के थ्रू एमिग्रेट कर जाता है, दूसरे कंट्री में चला जाता है, तो उस पर एक ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा एक कानून जो वहाँ पे बनाया गया है, और उसी कानून के तहत इस व्यक्ति को रिमांड पर लिया गया था। ही प्रॉमिस्ड द कम्युनिटी, उसने समुदाय को वादा किया, ऑफ इमीडिएट एक्शन टू चेंज द पॉलिसी, इस नीति को बदलने के लिए तत्काल कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये दो घटनाएं थी, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट पॉलिसीज, विभिन्न परिस्थितियां और विभिन्न नीतियां। क्लोज टू 90,000 श्रीलंकन रेफ्यूजीज, लगभग 90,000 श्रीलंकाई शरणार्थी हैव बिन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में रह रहे हैं। हैव बिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब जो पहले से काम चलता आ रहा है और अभी भी जारी है। तो हैव बीन इन तमिलनाडु, अभी भी वो तमिलनाडु में रह रहे हैं। विद इन एंड आउटसाइड रिहैबिलिटेशन कैंप्स, तमिलनाडु में पुनर्वास शिविरों के भीतर और बाहर रह रहे हैं। दो तिब्बतान रेफ्यूजीज, यद्यपि तिब्बती शरणार्थी नंबरिंग अराउंड 63,170 पीपल, जो जिनकी संख्या लगभग 63,170 है, हैव बीन इन इंडिया लॉन्गर, वह भारत में लंबे समय से हैं। अब यहाँ देखो लॉन्ग के साथ ईआर लगा है, इसको हम कहते हैं जब कंपैरिजन किया जाए किसी के साथ। अभी जब हम किन्हीं दो चीजों का कंपेयर करते हैं ना, तब ईआर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखो लॉन्गर मतलब उनसे भी ज्यादा लंबे समय से, तमिलनाडु से भी ज्यादा लंबे समय से रह रहे हैं ये लोग। देयर आर एटलीस्ट अ कपल ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू, दोनों के बीच कम से कम कुछ अंतर है। इन रिस्पेक्ट ऑफ श्रीलंकन रेफ्यूजीज, श्रीलंकाई शरणार्थियों के संबंध में, हु केम टू इंडिया, जो भारत आए, केम वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हु केम जो आए भारत में, बिटवीन जुलाई 1983 एंड जून 2012, जुलाई 1983 और जून 2012 के बीच में भारत आए श्रीलंकाई शरणार्थियों के संबंध में। Organized repatriation took place till March 1995. मार्च 1995 तक संगठित स्वदेश आगमन हुआ, प्रत्यावर्तन हुआ। But there has been no such exercise in the case of the other category. मतलब अन्य श्रेणी के लिए, मतलब जो तिब्बती शरणार्थी थे उनके मामले में ऐसा कोई अभ्यास नहीं किया गया है। मतलब जितने रिस्पेक्ट के साथ श्रीलंकन रेफ्यूजीज के लिए रिपैट्रिएशन प्लेस की गई, ऑर्गेनाइज की गई, उतना तिब्बतान रेफ्यूजीज के लिए नहीं की गई। एज द इन्फ्लक्स मतलब आगमन, ऑफ द टू ग्रुप्स, इन दोनों समूहों का, ऑफ रेफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के दोनों समूहों का आगमन, वाज अंडर इंटायरली डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, क्योंकि शरणार्थियों के दो समूहों का आगमन पूरी तरह से अलग अलग परिस्थितियों में था। अनलाइक तिब्बतान रेफ्यूजीज, तिब्बती शरणार्थियों के विपरीत, हु हैव बीन सेटल्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, जो
अलग अलग राज्यों में बसे हुए हैं या जिनको बसाया गया है विभिन्न राज्यों में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. ऑलमोस्ट ऑल द श्रीलंकन रेफ्यूजीज हैव बीन सेटल्ड इन तमिलनाडु. अब यहाँ देखो, तिब्बतान शरणार्थियों के विपरीत जो कि बसे हुए हैं इन राज्यों में जिनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसके बाद दिया गया है कि इनके विपरीत श्रीलंकन रेफ्यूजीज जो हैं वो तमिलनाडु में ही बसे हुए हैं, बेरिंग सम इन ओडिशा. कुछ शरणार्थियों जो ओडिशा में हैं उनको छोड़ दिया जाए तो लगभग मोस्टली जो है वो तमिलनाडु में है, जबकि तिब्बतान रेफ्यूजीज जो हैं वो इतने सारे राज्यों में बसे हुए हैं. इन फैक्ट दरअसल दी फंडामेंटल डिफरेंसेज, बुनियादी अंतर बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच, कैन बी सीन इन द मैनर इन विच द यूनियन टेरिटरी ऑफ होम अफेयर्स हैंडल्स द मैटर्स इन इट्स एनुअल रिपोर्ट्स. दोनों के बीच बुनियादी अंतर देखा जा सकता है, कैन बी सीन, देखा जा सकता है उस तरीके में, उस मैनर में जिस तरह से यूनियन मिनिस्ट्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस मामले को संभालने के तरीके में देखा जा सकता है कि किस तरह से इस मामले को मिनिस्ट्री संभालती है, दोनों शरणार्थियों के ग्रुप्स को किस तरह से हैंडल करती है, उनके तरीकों में देखा जा सकता है उनकी बुनियादी डिफरेंसेस को. इन द केस ऑफ श्रीलंकन रेफ्यूजीज, श्रीलंकाई शरणार्थियों के मामले में द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज ऑफ रिपैट्रिएशन टू श्रीलंका. अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट मतलब होता है लास्ट का, एकदम अंतिम, लास्ट का ऑब्जेक्टिव जो है, उद्देश्य है रिपैट्रिएशन ऑफ श्रीलंका, मतलब श्रीलंका में वापसी है. वाइल, जबकि सच लैंग्वेजेस इज नॉट यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू द तिब्बतान्स, जबकि तिब्बती के संबंध में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इन द केस ऑफ द तिब्बतान्स, तिब्बतियों के संबंध में द यूनियन गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड द तिब्बतान रिहैबिलिटेशन पॉलिसी इन 2014. तिब्बतियों के मामले में केंद्र सरकार ने 2014 में तिब्बती पुनर्वास नीति तैयार की विद नो सच डॉक्यूमेंट फॉर द अदर ग्रुप, जबकि दूसरे समूह के लिए ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, डिस्पाइट इट्स लार्जर नंबर्स, या उनकी संख्या अधिक होने के बाद भी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद. द टीआरपी मतलब तिब्बतान रिहैबिलिटेशन पॉलिसी ऑल्सो टॉक्स ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स टू द कम्युनिटी. अब यहाँ देखो, इन दोनों ग्रुप्स का कंपैरिजन किया जा रहा है कि तिब्बतियों के लिए इस तरीके की पॉलिसी बनाई जा रही है, एक प्रॉपर रूल्स फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं, जबकि दूसरा ग्रुप जो है, जो श्रीलंकाई तिब्बत शरणार्थी हैं, उनके लिए ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जबकि उनकी संख्या ज़्यादा है ना. हमने ऊपर देखा था श्रीलंकाई जो रेफ्यूजीज थे देवर 90,000 इन नंबर्स, वहीं तिब्बतान रेफ्यूजीज वर ओनली 63,170. लेकिन उसके बाद भी तिब्बतियों के लिए ज़्यादा रूल्स फॉर्मुलेटेड किए गए हैं, whereas there is nothing like that for Sri Lankan refugees. Anyways, an aspect that the Tamil Nadu government has been practicing for years with respect of Sri Lankan refugees. The TRP also talks of an extension of welfare schemes. TRP जो है, जो तिब्बतान रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, यह समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाओं, वेलफेयर स्कीम्स के विस्तार की भी बात करती है. एन एस्पेक्ट, एक ऐसा पहलू जिसे तमिलनाडु सरकार, द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग, ने जो वर्षों से अपना रही है या कर रही है फॉर ईयर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ श्रीलंकन रेफ्यूजीज, श्रीलंकाई शरणार्थियों के संबंध में. एज द पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेज डाउन, चूँकि नीति दस्तावेज में तैयार की गई है, अ फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा फॉर प्रोडक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द रेफ्यूजीज, शरणार्थियों को उत्पादक रूप से शामिल करने के लिए, प्रोडक्टिव रूप से मतलब कि उनसे भी कुछ फ़ायदा लिए जाएं, वो भी हमारे देश में कुछ काम करें हमारे डेवलपमेंट के लिए, मतलब उनकी भी प्रोडक्टिविटी हो, या ईदर अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स, या तो सरकारी योजनाओं के तहत, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, और इन द प्राइवेट,
and non-government sector in chartered accountancy, medicine and engineering। कहने का मतलब है सीधा सीधा कि इन दस्तावेजों में एक रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें हम चाह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं के तहत इन शरणार्थियों को या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी या चिकित्सा, इंजीनियरिंग में निजी या गैर सरकारी क्षेत्र जो होते हैं उसमें किसी तरह से इनको शामिल किया जाए और उनको भी प्रोडक्टिवली एंगेज किया जाए। वो भी हमारे देश में अगर रह रहे हैं तो हमारे देश की तरक्की के लिए काम करें। दे ऑल्सो शुड बी एंगेज इन एन एक्टिविटी ऑफ वर्क फॉर देयर ओन डेवलपमेंट और फॉर द कंट्री, ठीक है, जिसमें भी रह रहे हैं। तो इसीलिए सरकार ने ऐसे योजनाएं लाई हैं कि उनको भी शामिल किया जाए इन कामों में। सिमिलर मीन्स कैन बी एक्सटेंडेड टू द श्रीलंकन रेफ्यूजीज। इसी तरह के उपाय श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए भी लागू किए जा सकते हैं, कैन बी एक्सटेंडेड। Even though nearly 500 young refugees in Tamil Nadu, भले ही तमिलनाडु के लगभग 500 युवा शरणार्थी ने have got engineering degrees, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, hardly 5% of them have found jobs in their disciplines, जिसमें से मुश्किल से 5% को ही अपने विषयों में नौकरी मिली है। As private companies, क्योंकि निजी कंपनियां स्पेशली खास करके आईटी फर्म्स आर रिलक्टेंट टू एम्प्लॉय देम, आईटी फर्म जो है उन्हें नौकरी देने से कतराती है। इफ द यूनियन गवर्नमेंट, अगर केंद्र सरकार विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ट्रेडिशनल पोजिशन ऑन द रिपैट्रिएशन ऑफ श्रीलंकन रेफ्यूजीज, श्रीलंकाई शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन पर अपनी पारंपरिक स्थिति को बदले बिना, शरणार्थियों के बिना कैन फॉर्मुलेट अ पॉलिसी, एक पॉलिसी अगर की रूपरेखा तैयार करे या बनाए फॉर दिस कैटेगरी ऑफ रेफ्यूजीज टू, इन शरणार्थियों के लिए भी दे वुड फाइंड द मूव बेनिफिशियल, तो उनके लिए यह कदम फायदेमंद होगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि अभी ऊपर में जो हमने देखा कि टीआरपी पॉलिसी जो है, तिब्बतान रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, जिसके तहत जितने भी शरणार्थी हैं तिब्बत से आए हुए उनको एक प्रोडक्टिवली इंगेज करने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा, और काफ़ी सारे स्कीम्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो, चाहे प्राइवेट कंपनीज में उनको इंगेज करना हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो इस तरीके की पॉलिसीज़ भी लाई गई हैं। तो वही कहा जा रहा है कि श्रीलंकन रेफ्यूजीज़ में लगभग 500 यंग रेफ्यूजीज़ जो हैं उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन उनमें से हार्डली 5% को ही जॉब मिल पाई है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज या आईटी फर्म्स जो हैं वो उनको जॉब देने से कतराती हैं, हिचकिचाती हैं, हेजिटेट होती हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब सरकार जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वही इस तरीके की नीति बना सकती है जैसे उन्होंने तिब्बतान के लिए बनाया है। तो ये इन शरणार्थियों के लिए जो श्रीलंका से आए हुए हैं उनके लिए कदम फायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा। लीव अप टू द थीम, लीव अप टू का मतलब होता है खरा उतरना। जैसे आई ट्राई टू लीव अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करती हूँ। तो खरा उतरना मतलब लीव अप टू, तो लीव अप टू द थीम, थीम पर खरे उतरे। एज इट इज़ ओवर 40 years, जैसा कि 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, सिंस द फर्स्ट बैच ऑफ रेफ्यूजीज केम फ्रॉम श्रीलंका, शरणार्थियों के पहले बैच को आए जो श्रीलंका से आए थे। इट इज़ टाइम दैट, यह समय है अब, या फिर यह समय अब आ गया है कि द लार्जर सोसाइटी डिबेट्स, कि समाज का एक बड़ा हिस्सा इस पर बहस करे, डिबेट करे, हाउ लॉन्ग द रिहैबिलिटेशन कैंप्स, की पुनर्वास शिविर, हाउ लॉन्ग द रिहैबिलिटेशन कैंप्स विच अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द टोटल रेफ्यूजी पॉपुलेशन इन द स्टेट विल कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड इन द कंट्री। यहाँ देखो हाउ लॉन्ग द रिहैबिलिटेशन कैंप के बाद ये चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन है स्टेट तक, और फिर ये यहाँ से कंटिन्यू होता है कि पुनर्वास शिविर जो है, रिहैबिलिटेशन कैंप क्या होता है, तो इट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद लिविंग, मतलब रिहैबिलिटेशन जहाँ रहने के सेंस में यूज़ किया जाता है कि ऐसे कैंप्स जहाँ शरणार्थी आके रहते हों, ठीक है, जहाँ पे वो सेटल कर जाएं। तो दिस विल कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड इन द कंट्री, मतलब
अब समय आ गया है कि समाज इस पर बहस करे, इस बात पर कि पुनर्वास शिविर जो राज्य में कुल शरणार्थी आबादी का 2/3 हिस्सा है, देश में कब तक बने रहेंगे। However, well-intentioned governments at the center and in the state may be, हालांकि केंद्र और राज्य सरकार में सरकारें चाहे कितनी भी अच्छी नीयत वाली क्यों ना हो, the tag of being a refugee is not an aspect, शरणार्थी होने का टैग एक ऐसा पहलू नहीं है दैट अ पर्सन विद सेल्फ रिस्पेक्ट कैन चेरिश, जिसे कोई आत्मसम्मान वाला व्यक्ति कभी संजो कर रखना चाहेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने आप को शरणार्थी का टैग कहलाना पसंद नहीं करता, ये कोई नहीं चाहेगा कि वो एक शरणार्थी बन के रहे। रिपैट्रिएशन एंड लोकल इंटीग्रेशन मतलब प्रत्यावर्तन, स्वदेश में आगमन और स्थानीय जुड़ाव या एकीकरण शुड फॉर्म पार्ट को हिस्सा बनाया जाना चाहिए। किसका? पैकेज, एक पैकेज का ऑफ ड्यूरेबल सॉल्यूशंस, एक टिकाऊ समाधानों के पैकेज का, टू बी वर्कड आउट बाय द अथॉरिटीज, जो अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाए, इन कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग श्रीलंका, श्रीलंका सहित सभी हितधारकों के परामर्श, कंसल्टेशन से अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाने वाले टिकाऊ समाधानों के पैकेज का हिस्सा होना चाहिए। मतलब इन दोनों को किस तरह से किया जाए, ये प्रॉपर डिस्कशन और कंसल्टेशन के बाद किया जाना चाहिए। द फोकस दिस ईयर ऑन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 20। अब देखो ये चूंकि इस टॉपिक पर एक आर्टिकल आ चुका है, एडिटोरियल में आ चुका है, बात हो रही है, सो इट बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट डाउन। सो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, ध्यान रखना, 20 जून को। द फोकस दिस ईयर, इस वर्ष ध्यान दिया जा रहा है ऑन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज सॉलिडारिटी विद रेफ्यूजीज। मतलब इस वर्ष का जो विश्व शरणार्थी दिवस की थीम है, एक तरीके का विषय है, वो है सॉलिडारिटी विद रेफ्यूजीज, शरणार्थियों के साथ एकजुटता। इट इज़ अ थीम दैट कैन बी मीनिंगफुल टू देम, यह एक ऐसा विषय है जो उनके लिए तभी सार्थक हो सकता है ओनली इफ दे लीड देयर लाइव्स विद ऑनर, जब वे सम्मान के साथ अपनी जीवन बिताएं या जिएं। ऑनर मतलब सम्मान। तो ये जो थीम रखी गई है सॉलिडारिटी विद रेफ्यूजीज, ये तभी सार्थक होगा जब उन रेफ्यूजीज को भी उनके राइट्स दिए जाएं और वो भी एक सम्मान के साथ इस देश में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो इस तरह से हमने इस आर्टिकल को कवर किया है और मैंने बहुत कोशिश की कि सिंपल आसान शब्दों में आपको ये समझा सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे अपने लाइक के बटन दबा के ज़रूर बताया करो, कमेंट किया करो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, एनी इश्यूज़। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं इस आर्टिकल का फोटो भी इस वीडियो के साथ लिंक कर दूंगी सो दैट यू कैन गेट दोज डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।